ठीक है, बात मतलब क्रिया का मूल। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। टाइप करके बताऊं या ऐसे बात करूं, आप लोग समझ पाएंगे? क्या कहते हैं? टाइप कर दीजिए। टाइप करके बताइए सर, हाँ, टाइप अच्छे करके से टाइप। क्लियर बताऊं? हो जाती है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 2 मिनट लगेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हाँ, एक्चुअली मैं कुछ बोला ही नहीं, थोड़ी सी मुझे लगता है हमारे यहाँ नेटवर्क की समस्या हो रही है। मैं बात करता चलता हूँ, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, पद्धति का मतलब मैंने आपको बताया कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जब कोई प्रत्यय लगता है तो उसे तद्धति प्रत्यय कहते हैं। यहाँ तक स्पष्ट कर पाया मैं? हाँ या ना? लिखते चलिएगा, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो लिख लेंगे तो याद रहेगा। सर ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम क्या? संज्ञा सर्वनाम आपको पता है ना, किसे कहते हैं संज्ञा और किसे सर्वनाम कहते हैं? हाँ या हाँ ना? सर। ठीक है, यस सर। तो संज्ञा में जब कोई प्रत्यय लगाया जाता है ना, तो ये बार बार कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है तो इसलिए बात ही करूंगा, आप लोग नोट करते चलिएगा, मैं इंतजार कर लूंगा। तो लिख सकते हैं आप लोग कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जो भी शब्द लगते हैं, लगा करके नया शब्द बनते हैं, उन्हें हम तद्धति कहते हैं। और ये जो शब्द बनता है उसे तद्धितांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब जो तद्धति से खत्म होता है वो तद्धितांत है, एकदम आसान शब्दों में। स्क्रीन शेयरिंग मैंने चालू किया है, बस 2 मिनट। देखिए, स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? दिख रहा है स्क्रीन या नहीं दिख जी रहा सर, है? दिख जी सर। रहा है। यस सर। जी सर। मैं टाइप करता हूँ। 2 मिनट तक समय और दीजिए। देखिए, मैंने बताया संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम विशेषण में जो प्रत्यय लगता है उसे पद्धति प्रत्यय कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इनसे बनने वाले शब्द तद्धितांत हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग? बीच बीच में हाँ ना बोलते रहिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा जी सुन सर। पाता हूँ तो अच्छा जी लगता है सर। कि हाँ। ठीक है, अब जी उदाहरण सर। अगर मैं आपको दूं, जैसे मानव क्या है, संज्ञा या सर्वनाम क्या है? संज्ञा है। मानव क्या है? संज्ञा। मानव संज्ञा है। इसमें ता मैंने प्रत्यय लगाया तो क्या बनता है ये? बनावता। मानवता। मानवता। अब ये जो मानवता बना, ये जो मानवता बना, ये आपका बना क्या? तद्धितांत किसे बोलेंगे? अच्छा, अपना अगर मैं कहूं, अपना क्या शब्द है? अपना। सर्वनाम। सर्वनाम। सर्वनाम सर। सर एक क्वेश्चन और था। उसमें पहले मैं बोलूं फिर पूछिएगा। अपना जो शब्द है ये क्या है? सर्वनाम है। इसमें मैंने फन लगाया, क्या हुआ? क्या बना? अपनापन। 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 ठीक है, अब बताइए आपका क्या प्रश्न था? सर तद्धितांत किसको मानवता को कहते हैं सर? देखिए, ये क्या है? ये क्या है? मानव क्या है? मानव संज्ञा सर। संज्ञा या सर्वनाम? यस मानव संज्ञा, वेरी गुड। ये ता जो मैंने लगाया ये क्या सर। है? ता प्रत्यय। लगाया क्या है? प्रत्यय। 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 तो प्रत्यय लगा कर जो नया शब्द बनता है उसे तद्धितांत कहते हैं। ओके जैसे सर। मरणोपरांत होता है ना ये तद्धितांत। शब्द, मरणोपरांत मतलब मरने के बाद, वैसे ही तद्धति लगाने के बाद तद्धितांत होता है। अब ये अपना जो शब्द है ये क्या है? अपना सर्वनाम है। अपना में मैंने पन लगाया है तो ये अपनापन जो बना वो आपका तद्धितांत बना। स्पष्ट कर पाए यहाँ पर? अब इसके बाद, हाँ जी ये सर। हो गया आपका। अब जी इसके सर। बाद, हाँ अब इसके बाद बनता है कृत प्रत्यय। इस पर कभी चर्चा नहीं किया था मैं, तो इसलिए ये ध्यान से सुनिएगा। प्रत्यय अगर पर ज्यादा हो गया। कृत प्रत्यय क्या होता है? जैसे हमने संज्ञा और सर्वनाम में लगाया
वैसे हम क्रिया में भी लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? बोलिए। कृत प्रत्यय का मतलब होता है ये क्रिया के लगाते हैं। हाँ, कृत का मतलब ही होता है कि क्रिया। जैसे सुंदरकांड में आता है ना, सीता ते मम कृत अपमाना, मतलब उन्होंने कहा है कि अगर आप सीता का अपमान करेंगे कटी हूं तब सिर कठिन कृपाणा, तो मैं कृपाण से, तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। तो ये कृत संस्कृत का शब्द है और कई बार अवधी भाषा में भी इसका प्रयोग हुआ है। तो कृत से जो भी होता है उसे क्या कहेंगे? कृत प्रत्यय कहा जाता है, मतलब क्रिया के अंत में। कोई एक क्रिया बताइए, खाना। कोई क्रिया बताइए। खाना, खाना के अंत में क्या लगाएंगे? पढ़ हाँ से क्रिया है। पढ़ना सर होगा सर, पढ़ से पढ़ना। हाँ हाँ हाँ, सुन लीजिए। हाँ क्रिया है, इसमें मैंने ना प्रत्यय लगाया है, तो क्या बना इससे? खाना बना। इसी तरह से पढ़, पढ़ मैंने लिखा, हाँ पढ़ में ना लगाया, क्या बना? पढ़ना। सर जिस प्रत्यय का जो शब्द बना उसको तदिदांत करते, तदियांत करते, इसी तरह कृत प्रत्यय का जो बना उसको क्या कहते हैं? जैसे खाना हुआ। कृत नहीं, क्रिया के अंत में जो लगा उसे कृत प्रत्यय, देखिए ऊपर मैंने लिखा है, कृत प्रत्यय कहा जाता है। जो शब्द बना उसको क्या बोलते हैं? जो शब्द बन रहे हैं कृदंत कहा जाता है। कृत, कृदंत कहा जाता है, बिल्कुल सही। बिल्कुल, क्रिया में जब प्रत्यय लगा करके संज्ञा बना देते हैं तो उसे कृदंत कहा जाता है। लेकिन कृतवाचक पद्धति प्रत्यय इसका नाम है। अगर आप प्रत्यय की बात करें तो ये है कृतवाचक पद्धति प्रत्यय। फिगर ऑफ कर लीजिए, दो में से एक को ही शेर रहने दीजिए, ठीक है? एक साथ जंगल में दो शेर ना बोले, दहाड़ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? ये जो क्रिया के साथ लगा वो कृतवाचक हो गया। इसी तरह से भाववाचक होता है, भाववाचक पद्धति प्रत्यय होता है। भाववाचक के बाद संबंधवाचक, ये इसके प्रकार हैं। लिख लीजिए, एक पूछा गया है तो अगला ही पूछा जा सकता है। गणनावाचक, गणनावाचक, नोट कर रहे हैं आप लोग? नहीं नोट कर रहे हैं? यस सर। कर रहे हैं। ये प्रत्यय, हाँ बोलिए। सर ये भाववाचक प्रत्यय बता दूंगा, मैं तरीका ही बता दूंगा। अभी आप खाली इसके भेद नोट करते चलें। भेद नोट करने से क्या होगा, समस्या कम रहेगी। जिसमें क्रिया है वह कृतवाचक है, जिसमें भाववाचक संज्ञा है वह भाववाचक पद्धति प्रत्यय है। गणनावाचक, गणनावाचक क्या होता है? विशेषण होता है या सर्वनाम होता है? विशेषण सर, विशेषण होता है सर। उसके बाद आता है गुणवाचक, गणनावाचक के बाद गुणवाचक। गुण क्या होता है? गुण भी तो सर विशेषण ही होगा। गुण भी विशेषण है, गणना भी विशेषण ही होता है। ये परिभाषा पहले का रूल लिख लिया आप लोग, फिर मैं एक एक करके फटाफट बताता चलता हूँ। ये है भाववाचक में यह लिखा हुआ है। पहला मैंने बताया कर्तृवाचक, कर्तृ, कर्तृ मतलब कर्ता जिसमें रहे, ठीक है? देख लिया आप लोगों ने? कुछ लोग कृतवाचक कहते हैं, कुछ लोग कर्तृवाचक। कर्तृवाचक, ये भेद लिख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है? कर्तृवाचक, इंटरनेट नहीं है तो आप लोग सुन के देख सकते हैं, ठीक है? अब कर्तृवाचक में क्या क्या आता है आप उसको नोट कर लें। ये जो कर्तृवाचक प्रत्यय है उसमें संज्ञा के अंत में, लिख लीजिए, संज्ञा के अंत में आर, आ और र, आर के बाद या है। लिख रहे हैं आप लोग? नहीं लिख रहे हैं? लिख रहे हैं। हेलो, आर के बाद सर? आर, आर, आर के बाद या, ई और या, लड़किया जैसे हम लोग बोल लेते हैं ना, हालांकि वो स्लैंग है। या, छोटी ई और या। बोलिए ना। हेलो सर, एक बार फिर से बोलिए ना, मैंने बोला संज्ञा के अंत में। हाँ मैं बता रहा हूँ, आ र, जिस
और ये मैं कर्तृवाचक बता रहा हूँ। कर्तृवाचक मतलब क्या होता है? कर्त मतलब कर्ता, अर्थात जिस प्रत्यय को जोड़ने से कार्य करने का बोध हो, वह कर्तृवाचक है। आप इसके सूत्र लिख लीजिए। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? से बोलिए ना सर। क्या आप लोग मेरी आवाज नहीं सुन रहे? स्क्रीन छोड़ दिए, बीच बीच में वो चला जा रहा है, नेटवर्क चला जा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला जिस प्रत्यय से किसका कार्य करने का बोध हो। नेटवर्क चला जा रहा है, इसलिए आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ सुन के लिखिए। कार्य करने का बोध हो, उसमें आता है ई या, छोटी ई और या। उसके बाद दूसरा मैंने बोला आ र, लिख ले ठीक है। हाँ, तीसरा मैंने बोला बड़ी ई, इमली खट्टी तुम मत खाओ, बड़ी ई। बड़ी ई के बाद आता है एरा। एरा, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन आ गया है। ई के बाद आया एरा। जी सर। एरा के बाद आता है हारा। हारा, इस तरह के जो प्रत्यय हैं वो सब कर्तृवाचक में जाते हैं। अब आप लोग इसको लगा के नया शब्द बता सकते हैं? सर लकड़हारा। एक उदाहरण, लकड़हारा, वेरी गुड। लुटेरा। हाँ ठीक है, लुटेरा बिल्कुल सही। चित्र में कार लगा दूं तो क्या बन जाए? सपेरा। हाँ बस बस एक ही चीज है। चित्र में कार लगा दूं, कार मतलब आर जुड़ा हुआ है, तो क्या बनता है? चित्रकार बनेगा। ठीक है। पालन में हार लगा दूं तो कलाकार। हाँ, पालनहार, कलाकार। पालनहार हो गया। ठीक है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके कलाकार। ठीक है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके कर्तृवाचक प्रत्यय बनाया जाता है। अब हम अगला चलते हैं भाववाचक में। होगा लूट में। आवाज नहीं सुन पाए सत्या साहब। हम कह रहे हैं सर लूट में होगा। लूट 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 क्रिया तो नहीं है। लूट में मार लगा, लूटना क्रिया है सर। लुटेरा जो कह रहे हैं, लूट जो है, लूटेरा, लूट में एरा लगा। हाँ, तो लूट क्रिया हो जाती है ना, क्रिया का भाव जहाँ प्रकट होता है। तो एक कृतवाचक में होगा ना सर, कृतवाचक में ना। हाँ वो, हाँ कृतवाचक में। अब अगला मैं बात बताने जा रहा हूँ भाववाचक। भाववाचक देखिए, भव्य हो गया है। भाववाचक, भाववाचक में क्या क्या आएगा? क्योंकि भाव खा रहा है ना, भाव संज्ञा का रूप होता है। इसमें किस तरह के आएंगे, कुछ अंदाजा है? बताएंगे आप लोग? ये संज्ञा तथा विशेषण के साथ जुड़ करके, मैंने पिछली कक्षा में चर्चा किया था, जब विशेषण बनवाया था, संज्ञा या विशेषण से जुड़कर बनने वाले शब्द किसमें आएंगे? भाववाचक में। इसका सूत्र लिख लीजिए आप लोग। जैसे वाच्य नहीं पढ़ा रहे हैं। आप सुनते रहिए, बाद में समझ में आएगा। आप सुनते रहिए, बाद में समझ में आएगा क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप सुनते रहिए और लिखते रहिए। मैं तद्धित पढ़ा रहा हूँ, तद्धित प्रत्यय। लोगों ने चर्चा छेड़ी और शायद वीडियो में आया था। ठीक है। भाववाचक में संज्ञा के साथ आय लगा और उसके बाद आयद है। आयद लिखा कैसे जाएगा? AAY। कुछ लिखने में दिक्कत हो रही है, आप समझ लीजिए। आयद लिख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, आयद आप लोग ध्यान रखिएगा। या के ऊपर चंद्रबिंदु और ध, उसके बाद फिर आई, आई के बाद आन, आन के बाद आयत। ये सूत्र अगर याद रहेगा आप लोगों को तो दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आरा, आरा है, आरा छपरा बलिया, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। आरा के बाद आवट, आवट, आवट मतलब अमावट। उसके बाद आस, आस के बाद आहट। पहले एक सीरियल आता था सोनी टीवी में, ठीक है, आहट। जी सर, जी आहट सर। के बाद जी,
8 के बाद बड़ी ई, ठीक है, बड़ी ई के बाद आता है एरा, मतलब यही घुमा फिरा के यही सब लगते हैं सब में, एरा, फिर औती। सर चतुराई औती, इसी में होगा सर। हाँ आई है ना, वो जोड़ते रहिएगा आप लोग। औती, औती में बूढ़ा में बुढ़ौती हो गया ना, ठीक है। औती के बाद तो के बाद तो में बड़ी की मात्रा ती के बाद पन। देखिए घुमा फिरा के वही हर जगह लग रहा है। पन के बाद लगा पा के बाद लगा सौ। ये इस तरह से ये जो इतने मैंने बताए हैं ये लगकर भाववाचक तद्धितांत संज्ञा बनती है। इससे क्या बनेगी? भाववाचक तद्धितांत संज्ञा। लिख लीजिए, लिख ले तब हम आगे बढ़ेंगे, और लिख ले तो बता दीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक की संज्ञा भाववाचक तद्धितांत प्रत्यय होगा, हाँ लीजिए। भाववाचक तद्धितांत संज्ञा भी बनती है, प्रत्यय नहीं, क्षमा करे कंफ्यूज हो गया मैं। प्रत्यय तो हम लगा रहे हैं, ये प्रत्यय लगा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? संज्ञा बनेगा ना, संज्ञा बनेगा ना, हाँ या नहीं? यस ये जो सर। शब्द बना, मान लीजिए हमने लगा दिया, क्या शब्द बताया था जी आपने? आम बताया था, आम में आवट लगा दिया, क्या बनेगा उससे? अमावट। अमावट। तो अमावट क्या होगा? संज्ञा होगा सर। संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से एक और शब्द मैं देता हूं, मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई है हमारे साथ? कोई मध्य प्रदेश क्षेत्र का है या झांसी उसी का? एक शब्द है बुलाव, बुलावा। बुलावा। ये दो शब्द मैंने दिया, बुलावा, ये बुलाव होता है। अमूमन जब कहीं मध्य प्रदेश में कहीं किसी के यहाँ बच्चा होता है ना, तो उसमें गीत वगैरह गाने के लिए गांव की महिलाएं आती हैं, तो वो जो भेजा जाता है वो बुलावा भेजा जाता है। बुलाव में आ की मात्रा जोड़ी गई, मतलब आ प्रत्यय जोड़ा गया। ये देखिए आ मैंने यहाँ लिखा है ना, तो आ प्रत्यय जोड़ने से ये बुलावा बना। फिर इसी तरह से ऊंचा, ऊंचा शब्द सुना है आप लोगों ने? किसने नहीं सुना जरा बताएं मुझे। अरे बोलिए, जी सर। सब बंद, सब सो रहे हैं लगता है। आई, नहीं सर। जी जी सुना है। सुने के लिए नहीं बोल रहा। ऊंचाई में आई। ठीक है, ऊंचाई ऊंचाई। 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 हाँ एक मिनट जरा, एक कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक स्पष्ट कर पाया मैं आप लोगों को, हाँ या ना? नहीं जी सर। भैया? जी सर। जी सर। नीचे से बोल दिया करिए तो लगेगा कि हम जगे हुए हैं। इसके बाद आता है संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या? तद्धति प्रत्यय। सर ये दोनों लिख किसमें रहे हैं आप आएंगे? लोग? क्या वो दोनों मैंने अभी क्या बताया था, किससे मैं चर्चा कर रहा था? भाववाचक तद्धिति। बिल्कुल, पिंकी जी सही बोल रही हैं, एकदम अटेंटिव हैं, धन्यवाद। चलिए मैं संबंधवाचक की बात कर रहा था। संबंध का मतलब क्या होता है बताइए, क्या होता है? संबंध दर्शाना सर। चचेरा, हाँ चचेरा, ममेरा, फुफेरा, इस तरह के जो शब्द हैं, इसका मतलब है कि जिस प्रत्यय के लगने से, जिस प्रत्यय से क्या होता है, से संबंध का बोध हो। जिस प्रत्यय से संबंध का बोध हो। कैसे संबंध का बोध हो रहा है बताइए? जैसे क्या प्रत्यय लगाएंगे हम? चाचा आपने सुना है? बकौती। चाचा में मैं क्या लगा दूं? एरा लगा दूं, क्या चचेरा। बनेगा? चेरा चचेरा चचेरा। ये चचेरा ममेरा। चचेरा। चचेरा, हाँ। मतलब संबंध वाली पद्धति
संज्ञा ही बोल दें बिल्कुल इसको, तो बिल्कुल। कोई इशू तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, तद्धितांत का मतलब क्या है? तद्धति के बाद अंत हो जाता है जिसका, इसका मतलब है तद्धति से जो खत्म होता है वो। संबंधवाचक में मैंने आपको एक यहाँ बता दिया ना, ये घूम फिर के यही सारे प्रत्यय हर जगह आपको लगे हुए दिखेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपके समझ में आएगा कि हर जगह वही चीज है, घुमा फिरा के, खाली उसके रूप बदल जा रहे हैं, ठीक है। सर, आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर, बोलिए। मतलब प्रत्यय लगने से सभी शब्द जो है वो सिर्फ संज्ञा ही बनते हैं ना, और दूसरा क्रिया नहीं नहीं, या क्रिया भी तो विशेषण? क्रिया तो मैंने बताया ना, क्रिया भी बनेगा, विशेषण भी बनेगा। क्रिया नहीं बताया था मैंने। तो ये वो जो हाँ पढ़ा से ठीक है, पढ़ाई। पढ़ाई और बिल्कुल आई जोड़ा गया, पढ़ में आई जोड़ा गया, वो क्रिया ही रह गया। मैंने आपको ये बताया था शुरू में, क्या बताया था मैंने, कि तद्धति लगने के बाद संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जो लगता है वो तद्धितांत बोलते हैं, नहीं तो जो दूसरा बनेगा वो कर्तृ बनता है, ठीक है। जी क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। इसके बाद आता है गणनावाचक। गणनावाचक आज जाइएगा नहीं आप लोग, जल्दी में मैं काफी चीजें बता जाऊंगा, हो सकता है फिर मिस करें, क्योंकि फिर ये ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास वाले में नहीं कर पाऊंगा मैं, समय कम है आप लोगों के पास, ठीक है। गणनावाचक में क्या आएगा? गणना का मतलब क्या होता है? गिनती सर, 1 2 3 गणना का मतलब गिनती, सर गिनती। वगैरह वैसे ना। हाँ गिनती वाला है। देखिए जैसे पॉपुलेशन हाँ, का होता है। मतलब संख्या का बोध कराने वाले, संख्या का कराने वाले, ये क्या कहते हैं? जैसे अब कैसे करेंगे, इनका सूत्र लिखिए। शब्द के अंत में ला, ला के बाद रा के बाद था। एकदम आसान है, याद हो जाएगा। वहां में क्या आता है? 10वां, 12वां, चौथा, 5वां, पहला। कर पाएंगे आप लोग? दूसरा, जी सर। हाँ है ना, और हरा। जी सर। जी सर। आपको खाली यह सूत्र याद रखना है कि संख्या का बोध कराता है यह, ठीक है। जो संख्या का बोध कराए वो क्या है? गिनती करते हैं ना, गणना करते हैं हम लोग, शादी ब्याह में भी गणना करते हैं। पंडित जी आपके गुण मिलाते हैं, 16 गुण, वहां भी गिनती होती है। और आप जब सैलरी लेने जाते हैं तो वहां भी गिनती गिनते हैं, अरे कितना मिला, 1,50,000, 75,000, ठीक है। एकांत जी को समझ में आता होगा कि 1 लाख गिने हैं इस महीने, ठीक है। इसके बाद आता है गुणवाचक। इसमें डाउट है गणनावाचक में किसी को? क्लियर है सर। चलिए गुणवाचक में आते हैं। गुणवाचक मतलब किसी का गुण का बोध कराए। किसका गुण? पदार्थ का गुण। पदार्थ का गुण मतलब क्या? उसकी आप लोगों ने पदार्थ का गुण, पदार्थ मतलब संज्ञा, पदार्थ जी का सर। गुण। पदार्थ का गुण कैसे होगा बताइए? मिठाई खाया आप लोगों ने? खट्टा, जी सर। मीठा। मिठास, खटास। हाँ, था सर। हाँ बस जैसे मीठा में ई लग गया तो क्या बन गया? मिठाई। तो ये प्रत्यय लगा करके और हम किसी भी पदार्थ का गुण बताते हैं। अब इसका सूत्र लिख लीजिए, इसमें आपके कीवर्ड्स हैं। आ के बाद आया इत, हालांकि हरियाणा में इत का मतलब इधर होता है, इत मत आ छोरे ऐसे बोलते हैं ना। इत के बाद बड़ी ई, बड़ी ई के बाद ईयर, या नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर इला, इला अरुण मत लिखिएगा, इला लिखा हुआ है, हाँ। और वान, जरा फटाफट बता दें आप लोग कुछ भी। ये जो शब्द चमकीला मैंने दिया, सर पहलवान। वेरी गुड, चमकीला, पहलवान, वेरी गुड। जहर में लगा तो जहरीला, धनवान सर। भाग्यवान, शर्मिला। भाग्यवान, ये भाग्यवान। और शर्मिला, बहुत अच्छा। जटिला। एक और होता है, देखिए जरा, ये चलेगा क्या? पता नहीं, मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ, ये चलेगा क्या? इसमें आएगा क्या? बताइए, ऐतिहासिक चलेगा क्या? बोलिए। ऐतिहासिकता। हाँ, इसमें अरे नहीं, सर मतलब ईक आ जाएगा सर, इसमें ईक आ जाएगा। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। इतिहास। आ जाएगा सर।
होल्ड ऑन सत्या जी बोल रहे हैं, उनको बोल लेने दीजिए। फिर दूसरा देखिए, इतिहास में इक लगा हुआ है, ऐतिहासिक बना है। इतिहास में इक लगा है तो ऐतिहासिक बना है, और ये सही है, गणना में ही आएगा। काल की गणना हो रही है या फिर गिनती की गणना हो रही है, इसी में आएगा। और इसके बाद स्थानवाचक देख लेते हैं, और ये अंतिम है स्थानवाचक। सर ठीक है? ऐतिहासिक गणनावाचक में आएगा ना? हाँ, गणना ऐतिहासिक नहीं आएगा, ठीक है सर। गणना नहीं आएगा। काल की गणना हो रही है ना वहाँ। अब हम लोग आ जाते हैं स्थानवाचक में। स्थानवाचक में क्या जाएगा बताइए? किसी स्थान का बोध हो सर। कैसे होगा? स्थान का बोध हो। कैसे होगा इसका सूत्र लिख लीजिए। बड़ी ई के बाद वाला, वाला के बाद इसमें भी इया, छोटी ई और या, ये सूत्र लिख लीजिए। इया के बाद सिया, सिया से बहुत सुंदर आएगा हमारे लिए, आप लोगों के लिए शायद ना आए। ई, वाला, इया और सिया। ठीक है, एक शब्द बताएंगे आप लोग? चाय वाला, वाला, कलकतिया, सब्जी सब्जी वाला सर। सब्जी सब्जी वाला, वाला, सब्जी वाला स्थान होता है कलकतिया, ना? बम्बईया, सर घर बम्बईया, कलकतिया, कलकतिया, मुंबईया। बम्बईया, ठीक है, मुंबईया। अच्छा, बड़ी वाला, दिल्ली वाले ने बड़ी सर। वाला ये मतलब दिल्ली नहीं, दिल्ली वाला में आ जाएगा ना। बड़ी से जर्मन, जर्मन से जर्मनी, रुक जाइए, जर्मन वाला ले लेते हैं। भूतिया हवेली होती है ना, ठीक है, इससे जर्मनी बनता है। जर्मन से जर्मनी स्थान बता रहे हैं ना। ठीक है, इस तरह के जो शब्द आते हैं आप लोग आराम से स्थानवाचक, क्षमा करें, स्थानवाचक पहचान पाएंगे। स्पष्ट कर पाया यहाँ तक कि नहीं? हाँ या ना? जी सर। क्लियर सर। ठीक है, अब आगे बढ़ें। कुछ लोगों का सुनते हैं लिंग लेकर के था। अगर आप लोग लिंग पे चर्चा करना चाहें तो लिंग पे, या फिर हम समास वाला हिसाब खत्म कर दें। समास खत्म कर लेते हैं आज। बोलिए सर बोल रहे कि बोलिए आप जो बोलिए। ये कोई आप प्रत्यय वाला बताए हैं, आप उसका एक बार ना क्विज में अगर इस तरह का क्वेश्चन दे देते ना हम लोग को प्रश्न, तो इससे क्लियर हो जाता, क्योंकि बहुत सारा इसमें प्रत्यय का नहीं क्लियर हुआ, मैं इतना समझा, इससे नहीं हुआ। सर क्लियर हुआ है सर, मतलब आप उसका ना, आप इसके आधार पे हमेशा पढ़ाने के बाद एक क्विज दे देते थे, जिससे कि वो पूरा एकदम क्वेश्चन के रूप में जब आता है, प्रश्न के रूप में, तो और ज्यादा समझ आता है सर। वो आएगा, आपको क्विज ही मिलेगा। पहले जो समझाया वो बुझाया कि नहीं बुझाया? हाँ सर, हाँ बुझाया। ठीक है, वो बुझ गए तो आगे भी बुझेगी आग। हाँ, ज्ञान की आग आगे भी बुझेगी। समाज से चलें, खत्म करें किसी को आपस में प्रश्न। देखिए, क्विज वाला डिपार्टमेंट दूसरा है ना, उसके प्रोफेसर अलग हैं, तो वो अपने आप मिल जाएगा, आपको बोलना नहीं होगा। आगे बढ़े हम लोग। समाज से सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए सर हाँ बोलिए। एक प्रश्न था सर। हाँ बोलिए सर जैसे बताइए। सर एक डीडीए में प्रश्न आया था सर, निम्नलिखित में से किस शब्द का बहुवचन प्रत्यय विभक्ति के बिना नहीं लगाया जा सकता? हाँ सर जवाब क्या दिया डिबिया, था? फल, कथाएं, कली। सर फल था वहां पे। मतलब उसका क्या था, प्रश्न क्या था? सर प्रश्न था निम्नलिखित में से किस शब्द का बहुवचन प्रत्यय विभक्ति के बिना नहीं लगाया जा सकता? हाँ, तो फल का बहुवचन क्या होता है? फल। सर मुझे यहाँ तक मतलब मेरे को ये आंसर मतलब इसका उचित आंसर ये उत्तर ये लग रहा है कि मतलब फल अकारांत है सर, अकारांत का हम बहुवचन नहीं बना पाते। लेकिन वो बोल रहा है बहुवचन बनाइए, तो बहुवचन बनाने के लिए उन्होंने सूत्र दिया है। सुन लीजिए मेरी बात, आपसे सुनूंगा। देखिए, स्पीकर ऑफ कर लीजिए सभी लोग। बहुवचन बनाने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है कि बिना क्या बताया था, कारक चिन्ह लगाए। विभक्ति मतलब कारक चिन्ह होता है, बिना कारक चिन्ह के उसका बहुवचन नहीं हो सकता। क्लियर है? जी सर। अब बताइए, फल का अगर आप बहुवचन बनाते हैं, फलों लिखते हैं, तो फलों बहुवचन रूप में मान नहीं होता। लेकिन अगर हम फलों का राजा, आपका जी बहुत पास है, माउथ की आवाज आ रही है, माउथ की ऑफ कर लीजिए। तो
फलों का राजा अगर आप लिखने जाएं तो ये फलों जो आपने कहा का लिखा तभी उसका बहुवचन मान्य होगा, नहीं तो फल का बहुवचन नहीं हो पाता है। इसलिए यह प्रश्न अपने स्थान पे जायज है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। जी सर, समझ गए सर। जी ठीक है, समास के बारे में हमने पिछली चर्चा में बात किया था और मैंने तत्पुरुष समास में से आपको कर्मधारय समास के बारे में बता दिया था, द्विगु समास के बारे में बता दिया था और एक नई समास होता है उसके बारे में बताया था। कितने लोगों को नई समास वाला समझ नहीं आया था? कोई है जो बता सके? बोले जो वो हमको नहीं समझ में है। बाद में फोन कर लीजिएगा। ठीक है, फलों का मैंने यही कहा कि फल जो शब्द है उसका बहुवचन बिना किसी कारक चिन्ह के नहीं बना सकते, तो फलों का राजा ऐसे लिखते हैं ना, तभी बहुवचन उसका मान्य होगा। ठीक है, विषय से हम भटके ना, नहीं तो पूरी रात प्रश्न उत्तर में खत्म हो जाएगी और हल नहीं निकलेगा। तो समास के हम अंतिम पड़ाव में थे, तत्पुरुष समास मैंने बता दिया था। तत्पुरुष समास में मैंने बताया था इसका अंतिम पद प्रधान होता है। पूजा शर्मा हैंडसअप की कुछ खास बात नहीं? ठीक है, पहली बात मैंने बताया था कि इसका अंतिम पद प्रधान होता है और उसके बाद मैंने दूसरा विकल्प उसमें दिया था कि इसके द्वारा बने पद के लिंग वचन और अर्थ अंतिम खंड के अनुसार होंगे। मान लीजिए मैं कहूं राजकन्या, तो उसका लिंग किस तरह निर्धारित होगा? अंतिम खंड, मतलब कन्या के आधार पर। लेकिन अगर मैं वही कहूं राजपुत्र, तो राजा का पुत्र वो किसके आधार पर निर्धारित होगा? पुत्र के आधार पर। ठीक है, और उसमें मैंने आपको उदाहरण गंगा जल का दिया था, क्योंकि अधिकांश लोग जल को स्त्रीलिंग समझते हैं। गंगा स्त्री है, जल पुल्लिंग है। ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आगे बताया था आप लोगों को कि इसमें जितने भी कारक चिन्ह हैं, कारक चिन्ह का मैंने बताया था कर्म, क्रिया, उसके बाद मैंने क्रिया के होने में सहायता देने वाला बताया था, क्रिया के करने का उद्देश्य बताया था। गंगा जल काय में आएगा? गंगा जल जैसे दोनों शब्द साथ में होंगे तो दोनों अलग अलग है ना। तो जल जो शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है, तो गंगा जल पवित्र होता है, पवित्र होती है नहीं होगा, तो गंगा जल को हम पुल्लिंग मानेंगे। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बता दिया था कि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, ये मैंने आपको बताया था। इसका तत्पुरुष समास का खत्म हो गया है। इसके बाद मैंने कर्मधारय पे चर्चा किया था और कर्मधारय पे जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसी में बहुब्रीहि समास भी आ गया था। मतलब मैंने ये बताया था कर्मधारय में कि विशेषण और विशेष से मिलकर के, मतलब एक न एक की तारीफ वहां हो रही होगी या उसकी उपाधि, उपमा और उपमेय का संबंध रहता है। बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्मधारय के बाद मैंने द्विगु समास के बारे में बताया था। द्विगु का मैंने बताया था इसमें गिनती होती है, याद है? जी सर। समास में क्या होता है? गिनती होती है। तो जहां गिनती हो, आपको ऐसे ना याद आए तो द्विगुण मान के चलिए। द्विगुण मतलब दुगना हो रहा है ना, तो द्विगुण या दो गुण मान के चलिए। तो उसके आधार पे आप इसका कीवर्ड याद रख सकते हैं कि द्विगु मतलब जहां दो बोला है इसका मतलब गिनती वाली बात है। ठीक है, द्विगु के समास में जैसे चौराहा मैंने बताया था, चवन्नी बताया था, त्रिलोक बताया था, पंचवटी बताया था और कई शब्द हो सकते हैं, आप लोग ढूंढ लेंगे इसको। और यही आप होमवर्क मान लीजिए कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें 6 शब्द आप लोग और जोड़ेंगे। सर त्रिभुवन किसमें आएगा? त्रिभुवन क्या होता है? 3 भुवनों का समूह, त्रिभुवन इसी में आएगा। सर बहुब्री भी नहीं हो सकता है सर, वो बहुब्री के रूप में भी उसको प्रयोग कर सकते हैं अगर ऑप्शन में रहा तो ऑप्शन में त्रिभुवन का मतलब क्या होता है? त्रिभुवन से तो किसी का 3 विशेष भुवनों अर्थ का नहीं राजा होता है। सर। नहीं, त्रिपुरारी होता है। त्रिभुवन तो भवन होता है। त्रिभुवन में जी हाँ बोलिए, त्रिभुवन क्या बोल रहे हैं सत्या जी? त्रिभुवन जो रहता है ये द्विगु ही आता है, इसमें कर्मधार वो नहीं होता है, बहुब्री नहीं जा रहा है ये पंचवटी। हाँ, बहुब्रीहि का मतलब ये होता है ना, पंचवटी कभी कभी चला जाता है, लेकिन बहुब्रीहि का मतलब ये होता है ना कि उस शब्द का अर्थ ही बदल जाए। जैसे अगर मैं लंबोदर किसी को कहूं तो लंबोदर मतलब भगवान श्री गणेश का ही नाम आता है। चक्रपाणी कहूं तो भगवान विष्णु का ही नाम आता है। क्या ज्योति?
सर पंकुटी ना तत्पुरुष में भी दे रहा था, पंकुटी कर्मधारय में भी दे रहा था। तत्पुरुष में और कर्मधारय में, तो तत्पुरुष समास जो कर्मधारय जो समास है तत्पुरुष का एक रूप है ना। लेकिन ऑप्शन में सर तत्पुरुष और कर्मधारय था, द्विगु था, तो कौन सा हम सेलेक्ट करेंगे ये पूछना था। पर्ण कुटीर द्विगु में कैसे आएगा? द्विगु तो मैंने बोला गिनती वाली बात आएगी ना। ऑप्शन में अगर रहेगा 3 तो तत्पुरुष और कर्मधारय दोनों रहता था, हम किसको सही करेंगे? पुरुष और कर्मधारय में आप दोनों में से कोई भी चुन सकती हैं। वैसे पर्ण कुटी अगर आप देखेंगे ना, जब ऑप्शन जब होगा ना सर पढ़ने की कुटी। एक मिनट सत्या जी कुछ बोल रहे हैं, सुनिए ना आप लोग, अच्छा श्रोता नहीं है आप लोग, बोलिए। मैं सत्या सर साहब फिर से बोलिए। जब तत्पुरुष के अंतर्गत जो आते हैं, तत्पुरुष के अंतर्गत आने वाले जो समास होंगे, जब ऑप्शन में वो दिए रहेंगे तो पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी, इसके बाद तत्पुरुष जी, बस यही। हाँ, तो वही नहीं बता उसमें कारक चिन्ह है ना। हाँ बोलिए। लेकिन सर लेकिन उसमें तो जो पर्ण कुटी है ना सर, उसमें तो विशेषण विशेष है ना सर, विशेषता बताई जा रही है। पर्ण की पत्ते की कुटी है ना सर, पर्ण कुटी। की आया कि नहीं आया? हाँ सर की आया सर, लेकिन अगर कर्मधारय तो क्या होगा? अरे रुकिए ना, आप सुनना भी अच्छा सुनना सीखिए ना। की आया तो किसमें जाना चाहिए मेरे अनुसार? किसमें जाना चाहिए? पर बाद में बात करेंगे। ऑप्शन में सही क्या दिया था? कुछ पता ही नहीं इनको। क्या दिया था गुड़िया? तत्पुरुष दिया था ना। नहीं, एक जगह तत्पुरुष सही नहीं हुआ था, एक जगह कर्मधारय भी सही लिया था, दो जगह लिया था। तो एक ही भाग है ना। पर्ण मतलब क्या होता है सर? पत्ता मतलब घास, और कुटीर घास, और कुटीर मतलब कुटिया। पर्ण माने पत्ता। आप मुझे ये बताइए, हाँ सुन लीजिए, अब दोनों होल्ड ऑन, अब इन दोनों शब्दों में विशेषण कौन सा है मुझे बताएं गुड़िया, या जो जिसमें भी कुटिया विशेषण है भारत में है आप या कहीं और चली गई? सॉरी सर, पहचान नहीं आता। जब विशेषण और विशेष का शुरू में कह दिया कि एक विशेषता बता रहा है, दूसरी विशेषता सुन रहा है, जिसकी मतलब विशेषण और संज्ञा या विशेषण दोनों में कोई विशेषण नहीं, तो आप कर्मधारय कैसे मान ले रही हैं? कोई विकल्प है आपके पास? संज्ञा पहचानना सीखिए। हाँ आगे बढ़े हम या यहीं रुके रहें? लास्ट 15 मिनट और चर्चा करेंगे, फिर समापन की ओर जाएंगे। पाठ के अतिरिक्त कोई प्रश्न भी नहीं करेगा, जिसको जरूरत है कल मुझे कॉल बैक कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने द्विगु समास खत्म कर दिया। नई समास का मैंने सबसे अच्छा उदाहरण बोला था कि न या फिर कह लीजिए नकारात्मक उसमें जुड़ा रहेगा। जैसे मैं कहूं न आदर, आदर आप लोगों को पता है आदर शब्द, इसमें अगर आगे हम न जोड़ दें, नियम ये कहता है कि पहले न जुड़े, लेकिन शब्द को सही ढंग से लिखने के लिए अनादर लिखा जाता है। इस तरह के नकारात्मक जो शब्द होते हैं वे सारे शब्द इसमें आएंगे। नई समास के बाद मैंने बताया था मध्यम पद विलोपी, उसमें मैंने बताया था कि पदों के बीच बोलिए अनादर में आएगा सर? अनादर किसमें? नई समास में आएगा। न और नहीं बोलते ना, नहीं हो जाना था अनुसार, ठीक है, तो वो वहां से नहीं आया है। इसके बाद मध्यम पद विलोपी में जैसे अब गुड़िया की बात में फिर से लूंगा, पर्णकुटी जो है, पर्णकुटी अगर मध्यम पद विलोपी का विकल्प रहता है तो आप उसको भी मान सकती हैं। जैसे पर्णकुटी, पर्ण और कुटी, पर्णकुटी में क्या आता है? पत्तों से निर्मित। क्या आएगा? पत्तों से निर्मित। तो यहां जब करते हैं हम लोग, ये दोनों पद है बीच वाला, ये गायब हो जाता है। मतलब जब हम इसका समासिक विग्रह नहीं करके शब्द लिखेंगे, हम यहाँ पर्णकुटी ही लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहे सर। हाँ, मतलब ये पत्ता को हमने पर्ण कह दिया और से निर्मित, ये मध्य का इसका पद है, ये विलोप हो जाता है, गायब हो जाता है।
और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम कलकत्ता वालों के लिए यहाँ रसगुल्ला चलता है। किसका? दही में रसगुल्ला। रसगुल्ला भी सर बता रहे। हाँ, रसगुल्ला का क्या होगा? रसगुल्ला का क्या लिखेंगे? गोला गोला गोला, राजधानी नॉट गोला गोला। सर। हाँ, राजधानी गोला। बड़ा भी लिखा है। नहीं सर, आप संधि नहीं कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, रस में डूबा हुआ। ठीक है, इसका स्पीकर आप बंद कर लीजिए। ठीक है, तो अब रसगुल्ला इसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में दही बड़ा खूब खिलाया जाता है। उसका क्या कहेंगे? दही बड़ा का दही में डूबा हुआ बड़ा। तो डूबा हुआ जो अंश है वो हम निकाल देते हैं, तो मध्यम पद विलोपी का उदाहरण हो गया। इसके बाद अगला जो मैंने चर्चा नहीं किया था, उपपद समास। इसकी चर्चा शायद मैंने नहीं की थी। किया था क्या? नहीं सर। नहीं। हाँ सर बताएं। सर नहीं। बस हाँ सर चलिए बताए हैं। रिपीट कर देता हूं। देखिए, इसका अंतिम पद क्रिया होता है। क्या होगा? बाकी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण हम दिखा रहे थे, इसका अंतिम पद क्रिया है। ठीक है, क्रिया मतलब जैसे जलज हम प्रयोग करें, जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला। कुंभकार मैंने बताया था, मतलब कुंभ मतलब क्या होता है? मिट्टी का रचना करने वाला। हाँ, मिट्टी से रचना करने वाला। ये सारे कुम्हार, लेकिन कुंभकार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है उपपद समास। यहां तक मैंने किया था फर्स्ट सेशन में, शायद ये नहीं किया था। अब इसके बाद आते हैं बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में ध्यान दीजिएगा कि इसके जो वर्तनी है, कई बार वो भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुब्रीहि में व में छोटी की मात्रा व होता है और र का निशान और ह में बड़ी की मात्रा। बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, सुन पा रहे हैं मुझे? सर आप उल्टा बोल दिए, व में बड़ी और ह में छोटी। व में बड़ी, हाँ उल्टा हो गया, सही कह रही है। व में बड़ी और ह में छोटी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का मतलब होता है कि इसके दोनों पद जुड़ते तो सही हैं, लेकिन नया अर्थ दे देते हैं। जैसे मैंने अगर मैं कहूं कि जिसके 10 मुख हैं वो कौन है? सानन। 10 मुख वाला कौन है? रावण, मतलब रावण। इसी तरह से अगर मैं कहूं लंबा उदर बड़ा पेट वाला, तो गणेश। ठीक है, एकदम आसान। इसका एक और मैंने बताया था, परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसे कहते हैं व्यतिहार बहुब्रीहि समास। स्पीकर ऑफ कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। फिर से बोलिए। व्यतिहार, आधा व और य, तो में छोटी की मात्रा, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। लिख लिया आप लोगों ने? बस ये खत्म है, 2 मिनट की और बात ये है। कौन सा समास है सर? बहुब्रीहि समास का ही एक रूप है, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। घात प्रतिघात वाला। हाँ, ठीक है। इसमें क्या होता है? घात प्रतिघात या बदला लेने का, या फिर लेन देन, विनिमय बोलते हैं उसको, विनिमय का बोध हो। जैसे हाथापाई, मुक्का मुक्की, कहा सुनी, लेन देन, आयात निर्यात, इस तरह के जो शब्द हैं। स्पष्ट है? आगे बढ़े। सर एक बार रिपीट कीजिए सर। मैंने बोला कि इसमें क्या होता है, व्यतिहार बहुब्रीहि समास में हमेशा घात प्रतिघात। घात प्रतिघात मतलब मारपीट करते हैं ना, आपने एक थप्पड़ मारा तो सामने वाले ने 2 मारा, वो घात आपने किया, उसने प्रतिघात किया। इसका मतलब लेन देन भी इसमें आ जाएगा, विनिमय बोलते हैं उसको, विनिमय और बदला, तीनों चीज आता है। तो इसमें जैसे शब्द आते हैं, हाथापाई, आपने हाथ मारा तो उसने पैर मारा। मुक्का मुक्की, आपने 1 मुक्का तो उसने 3 मुक्का। या कहा सुनी, आपने 1 गाली दी तो 5 देगा, वो बोलेगा हम विद्वान तुमसे ज्यादा हैं गाली देने में। ठीक है, तो इस तरह से जो शब्द हैं वो आते हैं किसमें? व्यतिहार बहुब्रीहि समास में। इसमें भी सर बीच में एक
जो चिन्ह लगता है। हाइफन नहीं लगेगा, बहुत लोग आजकल लगाते हैं, हाइफन नहीं लगता है अमूमन इसमें। सर अब मुक्का मुक्की बोले क्या सर? हाँ, मुक्का मुक्की, कोई सर दिक्कत ये है? मुक्का और मुक्की कहीं नहीं ना हो जाएगा सर? नहीं, मुक्का और मुक्की मतलब आपने मुक्का मारा, कस के मारा, तो सामने वाला कमजोर है तो इसको धीरे से मार पाएगा। हाँ बोलिए। सर हाथों हाथ भी इसी में आएगा सर, हाथों हाथ? हाँ, नहीं नहीं अब हाथों हाथ इसमें नहीं आएगा। अवयव हम जाते हैं। हम सब बता रहे हैं, परिवार अगले में आ में रहे आएगा। हैं। एक मिनट, ये समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग डाउट क्रिएट ज्यादा करते हैं, सुनते कम है। घर से लिख के बैठते हैं क्या कि क्लास में हम इतना डाउट पूछेंगे कोई समझ ना पाए? पहले मेरी सुन लीजिए, फिर अपनी सुनाइए। मैं तो पूरे 24 घंटा हूँ सुनने के लिए। मैं अभी तक ये बता रहा था कि ये जो मैंने उदाहरण दिया, जहां घात प्रतिघात हो, हाथों हाथ में घात प्रतिघात हो रहा है क्या? जरा देखिए, हो रहा है हाँ या ना? नहीं सर। तो फिर कैसे इसमें आएगा बताइए? घात प्रतिघात, सर लात बदला या घूसे ले ये तो क्या? कब की? लात घूसे ये तो आ सकता है सर। हाँ, ये आ सकता है, लेकिन आप उसमें हाथों हाथ, पैरों पैर, ये सब जोड़ने लगे नहीं होगा ना। इसलिए मैंने कहा कि पहले मुझे सुन लीजिए। कुछ लोग हैं जो घर से ही डाउट लेके चलते हैं और लास्ट में पूछते हैं कि सीता किसका बाप था। मतलब पूरी रामायण में पढ़ा देता हूँ और बोलते हैं सीता किसका बाप। मतलब उनको पता ही नहीं हम किस पाठ पे चर्चा करें। थोड़ा कंसंट्रेट करिए प्लीज, और घर से जो पढ़ के आए उसको थोड़ी देर के लिए अलग रखिएगा, नहीं तो मैं दे नहीं पाऊंगा, दे के भी लाभ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव मतलब अव्यय आपको पता है कि नहीं पता है? कितने लोगों को नहीं पता अव्यय? कितने लोगों को पता है? हाँ, अव्ययी भाव का मतलब ये होता है, हाँ बोलिए। लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, तो सही कहा आपने। तो अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें दोनों पद मिलकर के एक हो जाएंगे और फिर उनको तोड़ा नहीं जा सकेगा। जैसे पति पत्नी मिलके एक हो जाते हैं अलग अलग घरों से आके, फिर मजाल है कि दो घर में भेज के देख लीजिए, होता है ना? हाँ या ना? सर हाँ, ज्योति बोल लीजिए। तो इसमें क्या होता है, जैसे दोनों पद में बोला, और दोनों पद क्या होते हैं? संज्ञा होते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं तो दोनों पद में से एक पद संज्ञा और एक पद विशेषण हो सकता है। लिख लीजिए, स्क्रीन शेयरिंग चल नहीं रहा है इसलिए थोड़ी दिक्कत है। लिखिए, एक पद संज्ञा हो सकता है और दूसरा पद जो है वह संज्ञा, मतलब संज्ञा प्लस संज्ञा लिख लीजिए आप लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अव्ययी भाव आधे लोगों को समझ में नहीं आता है, और इसको या तो द्वंद्व में हम लिख के चले आते हैं या द्विगु में लिख के आ जाते हैं। तो अव्ययी भाव में संज्ञा प्लस संज्ञा, दोनों पद अलग अलग होते हैं, लेकिन जो शब्द बनता है वह भी अव्यय का रूप ले लेता है। ठीक है, जैसे संज्ञा और संज्ञा मिलकर के अव्यय बनता है, विशेषण और संज्ञा मिलकर के अव्यय बनता है, और अव्यय और संज्ञा मिलकर के अव्ययी भाव आता है। यहां तक कर पाए स्पष्ट? रिपीट कर दीजिए सर। मैंने कहा कि दोनों पद मिलकर समान हो जाते हैं, मतलब अव्यय बन जाते हैं। यहां तक क्लियर है पूजा? हाँ सर। आया ना? ठीक है, पहला मैंने सूत्र बताया, संज्ञा और संज्ञा मिलेगा। संज्ञा और संज्ञा कैसे मिलेगा? घर घर, घर हाइफन लगा के घर, घर घर मतलब अभी घर घर तिरंगा अभियान चला था ना, ये जो घर घर शब्द है यह आपका संज्ञा प्लस संज्ञा है, अव्ययी भाव समास है। इसी तरह से पल पल, और मुझे लगता है पल पल गाना आया था, पल पल दिल के पास, ठीक है, शक्ति के प्रश्न पत्र रहते है ना, धीरे धीरे। हाँ जी, पुनरावृत्ति, हाँ, अव्ययी भाव मान के चलिए। फिर हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे ना तो जानते हैं ज्योति जी, फिर कहीं के नहीं रहेंगे। जो सूत्र मैं बता दे रहा हूं, मुझे लगता है उसके बाद अगर आपको शंका हो फिर हम बात करेंगे, क्योंकि मैं एकदम शॉर्टकट सूत्र बता दे रहा हूं, आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर दिन दिन, रात रात, रिपीटेशन तो सही है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि संज्ञा और संज्ञा दोनों जुड़ रहे हैं। इसके बाद दूसरा शब्द ले लीजिए, विशेषण और संज्ञा। विशेषण और संज्ञा में क्या आएगा? हर घड़ी, लिख लीजिए,
हर और घड़ी दो शब्द हैं, इन दोनों के बीच में हाइफन नहीं लगेगा, जो अव्यय बनेगा उसमें। क्या बोले, फिर से बोलिए ना। मैंने कहा हर घड़ी, हर और घड़ी। हर घड़ी सर इसका अलग अलग नहीं विग्रह होगा, करेंगे तो एक ही प्रत्येक शब्द घड़ी बनेगा। बनेगा। नहीं, हर घड़ी ही रहेगा। ठीक है, हर और घड़ी दो शब्द हैं, लेकिन वो दोनों मिलके हर घड़ी होते हैं। ठीक है लक्ष्मण जी, कोई डाउट है बोलिए। सर ऊपर में जो आपने लक्ष्मण कोई लिखा है डाउट? हाँ, यस यस सर, संज्ञा प्लस संज्ञा मिलके जो बनता है क्या सर, तो लिखा? पल पल में बीच में रहेगा सर, योजक का चिन्ह रहेगा कि नहीं रहेगा, हाइफन वाला सर? हाँ, वहाँ उसमें रहेगा। जो संज्ञा और संज्ञा मिलकर अव्यय बनता है उसमें हाइफन रहेगा, जो विशेषण और संज्ञा मिलकर बनता है उसमें हाइफन नहीं रहता है। ओके सर, धन्यवाद। ये हिंदी व्याकरण की विशेष पहचान है। ठीक है, तो इसमें हर घड़ी हो गया। हर घड़ी के बाद जो अगला शब्द आएगा वह शब्द आप हर दिन लिख सकते हैं। ठीक है, ये अव्यय में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किस तरह से हर और ये चीजें, अव्यय का एक बार पाठ आप देख लीजिएगा, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। मैं एक दिन अव्यय पे चर्चा कर लूंगा। हर घड़ी, उसके बाद हर दिन, क्लियर है। उसके बाद आता है अव्यय और संज्ञा मिलकर के। ये तो मैंने बताया विशेषण और संज्ञा। अब आएगा अव्यय, शेयर हो रहा है शायद, अव्यय प्लस संज्ञा, बस अंतिम है ये। अव्यय प्लस संज्ञा में आता है प्रतिदिन। प्रतिदिन दोनों एक शब्द होगा, अलग अलग नहीं होगा, या फिर यथाशक्ति, या ऐसे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो शब्द आते हैं, मतलब पहला प्रति, आप अव्यय में पढ़ेंगे ना तो ये चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। यथा जो शब्द है वो अव्यय है, प्रति जो शब्द है वो अव्यय है। इस तरह से आप एक बार सर अव्यय को पढ़ उपसर्ग जोड़ के बनेगा ये। इसका विग्रह अव्यय, करेंगे तो अव्यय, शक्ति के अनुसार। उपसर्ग नहीं बता रहा हूँ मैं, अव्यय बोल रहा हूँ। हालांकि अव्यय ही कई बार उपसर्ग रूप में आ जाता है, जैसे प्रतिदिन में उपसर्ग रूप में हमने अव्यय को लिया है, लेकिन अभी हम समास पढ़ रहे हैं ना, तो अव्यय भाव समास पढ़ रहे हैं, इसमें अव्यय और संज्ञा को मिलकर के जो शब्द बने वो अव्ययी भाव संज्ञा होते हैं या समास होंगे। ठीक है, स्पष्ट है, आगे बढ़े। आया ना? ये आज समास का पाठ समाप्त होता है। समास का आज पाठ समाप्त होता है। इसके ऊपर आप लोगों को, मुझे लगता है कि कुछ प्रश्न मैंने दिया था, फिर कल शाम तक कुछ प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा इस पर। किसी को कोई शक या शुभा हो तो परिवार किसमें आएगा? क्या? सपरिवार। सपरिवार, सपरिवार किसमें आएगा? परिवार के साथ। परिवार के परिवार साथ। के साथ। तो परिवार के साथ का क्या आएगा बताइए, किसमें आएगा? पुरुष, तत्पुरुष बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि में कैसे होगा? बहुब्रीहि में रूप बदल रहा है क्या? पूरे परिवार लगा तो अव्ययी भाव होगा। अब देखिए, परिवार जो है संज्ञा है, अव्ययी भाव नहीं, ये तत्पुरुष में जाना चाहिए, क्योंकि चलिए बहुत समास होगा। हाँ बोलिए, बहुब्रीहि होगा। ठीक है, ठीक है, मैं तीनों विकल्प ले रहा हूँ। क्या करें सत्या जी? सर सा इसमें उपसर्ग है ना? हाँ, तो उपसर्ग है, और परिवार, सपरिवार, परिवार सहित है। तो सर उपसर्ग रहेगा तो अव्ययी होगा ना सर? नहीं सर, मैंने 4 भेद पढ़ा है इसका। बहुब्रीहि समास का 4 भेद है। उसमें ये तुल्य योग बहुब्रीहि में आता है। सपत्नीक, भ्राता, सबल, सानुज, सचेत, इस तरह के शब्द जितने होते हैं वह तुल्य योग बहुब्रीहि में आते हैं। एक्चुअली मुझे इसमें इस पार्ट पे एक्चुअली इतनी